होता है ना जी, द पिरामिड, जो लीडरशिप है वो बिल्कुल टॉप पे बैठी है यहाँ पे, उनको रिप्लेस करना मुश्किल है बिकॉज दे आर द वंस हु आर यूजिंग द एआई, दे आर द वंस हु विल यूज द एआई टू रिप्लेस द मिडिल एंड द बॉटम लेवल। इसलिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं ना कि कॉलेज से जॉब ले ले, प्लेसमेंट्स के लिए बैठ, वो शायद एक गलत मेंटालिटी है आज के जमाने में। क्योंकि आज जॉब मिल जाएगा, शायद 3 साल बाद एआई जॉब चुरा लेगा। बिल्कुल नहीं है। तो सोच बड़ी रखनी चाहिए, बेसिकली ईक्यू पर काम करना चाहिए, ह्यूमन स्किल्स पर काम करना चाहिए, एंड डेफिनेटली कॉलेज प्लेसमेंट्स के बाहर भी स्काउट करना चाहिए। बिल्कुल बड़ा नहीं सोचना, बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। और बड़े सोचने के लिए तो एक ही चीज है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, शुरू में ऐसा लगेगा कि रिस्क है, पर एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि जॉब्स, अच्छी जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स कम ही रहेंगी, वो 1-2% ही होंगी। सो इफ यू वांट टू बिल्ड अ लाइफ फॉर योरसेल्फ, यदि आपको अपने लिए एक लाइफ क्रिएट करनी है जो आपकी ड्रीम्स की लाइफ है, उसके लिए आपके लिए श्योर शॉर्ट वे तो एंटरप्रेन्योरशिप ही है। आई ऑल्सो फील कि एंटरप्रेन्योरशिप शायद बहुत लोगों के लिए नहीं है। वो एक्सपीरियंस से पता चलता है, जब आप मैदान में उतरते हो तो आपको पता चलता है कि मे बी आई डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दिस गेम। फिर आप फॉल बैक ले सकते हो, बट ट्राई तो फिर भी करना चाहिए। मेरा लॉजिक ये है कि एटलीस्ट किसी एंटरप्रेन्योर की कोर टीम को ज्वाइन करना चाहिए। हाँ। अगर आपको खुद नहीं करना है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप ही है। जब आप कोर टीम, क्योंकि कोर टीम में आप सब कुछ कर रहे हो, जनरलिस्ट बन जाते हो। पर और क्या करना चाहिए एक पैसों के पर्सपेक्टिव से? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ही मेन चीज है। आपको एज यू सेड 3-4 चीजें हैं। फर्स्ट, या तो अपनी कंपनी शुरू करिए, यदि आप वो रिस्क उठा सकते हैं, कुछ आपकी सेविंग्स हैं। कुछ ऐसी भी आप कंपनीज आज के दिन शुरू कर सकते हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की नहीं जरूरत। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का। हमारे काफी स्टूडेंट्स भी करते हैं ड्रॉप शिपिंग एज पार्ट ऑफ द कोर्स। उसमें वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू सेल प्रोडक्ट्स दैट अदर्स आर सेलिंग बट ऑनलाइन एंड फॉर अ प्रॉफिट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक बच्ची ने क्या किया अभी, हमारे ना गुड़गांव में एक मार्केट है कॉल्ड बंजारा मार्केट। ठीक है जी, बंजारा मार्केट एक फ्ली मार्केट है जहाँ पे गांव के लोग आके अपनी चीजें बेचते हैं। तो ये लड़की क्या करती थी, सुबह बंजारा मार्केट जाती थी, वहां से सस्ते में सामान खरीदती थी, जैसे कैंडल हो गई, छोटे छोटे टेबल्स हो गए, कप्स हो गए, वो खरीदती थी। उसमें ना अपनी ब्रांडिंग करती थी। इसका ब्रांड था आर्टिजन्स ऑफ बंजारा करके। तो वो अपना ब्रांडिंग करती थी, उसको थोड़ा वैल्यूबल बनाती थी, नाइस पैकेजिंग करती थी, और फिर शाम को साइबर हब में जाके उसको 10 टाइम्स प्राइस में बेचती थी। इसमें ना थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि पैशन कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप किसी भी स्पेस में टाइम स्पेंड करोगे तो वो आपका पैशन बन जाएगा धीरे धीरे। इसमें ना एक बड़ी अच्छी इंटरव्यू है जेफ बेजोस की, जिन्होंने अमेज़न शुरू किया था, एंड अमेज़न वाज स्टार्टेड एज अ प्लेस जहां पे बुक्स बिकती थी। जेफ बेजोस को बुक्स का कोई पैशन नहीं है, पर जैसे जैसे वो घुसते रहे बिजनेस में, जैसे जैसे वो बुक्स बेचते रहे, उनका इंटरेस्ट जागता गया कि यार बुक्स में कैसे और बेच सकता हूँ, कैसे और पैसा कमा सकता हूँ, कैसे मैं अपनी कॉस्ट और कम कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे एज ही वाज सेलिंग बुक्स, उनका बुक्स और बिजनेस पैशन बन गया, था नहीं पहले। तो मेरे को भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला बिजनेस था वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी था, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत एक टेक्निकल काम करते थे। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कभी मेरा पैशन नहीं था, मैं तो खुद कोडर नहीं हूँ, बट बिकॉज मैं बाय चांस उस इंडस्ट्री में घुस गया बिकॉज ऑफ अ कंपटीशन जो कॉलेज में मेरे हो रहा था, और मैं थोड़ा और डेप्थ में गया, थोड़ा और इंटरेस्ट बना, थोड़ा और डेप्थ में गया, और चीजें अनलॉक करी, और इंटरेस्ट बना, और वो इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट बनते बनते इक्वल टू पैशन हो गया धीरे धीरे। जैसे आई फील कि मेरे लाइफ के इस स्टेज में डेफिनेटली मैंने पैशन का फायदा उठाया है अब तक, बट बिजनेस कर करके मैंने ये भी सीखा है कि टैम नाम की एक चीज होती है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में उतर रहे हो, आपके आइडिया एकदम जबरदस्त होंगे, पर उसके साथ साथ आपको टाइम के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी कि जिस मैदान में उतर रहे हो वहां मोस्ट लाइकली आप पैसे कमाओगे या नहीं। टाइम शब्द आप समझाना चाहोगे? अरे ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ओके, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। इसका बड़ा एक सिंपल एग्जांपल है ना। मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, ये रियल एग्जांपल नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, एक बेचता है आमंड मिल्क। आमंड मिल्क आप समझते हो ना, बादाम का दूध, और एक बेचता है दूध। ठीक है जी, दोनों को 8 घंटे काम करना पड़ता है, कंपनी बनानी 8 घंटे काम करना पड़ेगा, दोनों को एफर्ट डालना पड़ेगा, दोनों को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, दोनों को लोग हायर करने पड़ेंगे। पर दूध की जो मार्केट है ना,
वो ऑलमोस्ट आई थिंक 50-60 हजार करोड़ की है, 50-60 हजार करोड़ की। पर जो आमंड मिल्क की मार्केट है वो शायद सिर्फ 500 करोड़ की है। राइट, दैट इज टाइम कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट कितनी बड़ी है। जैसे कि अगेन बुरा एग्जांपल है, लोग ऑफेंड हो जाएंगे, पर विराट कोहली उतनी मेहनत करते हैं जितना एक इंटरनेशनल खो खो प्लेयर करते होंगे। बिल्कुल। पर पैसे ज्यादा कौन कमाता है? हाँ। उसी मेहनत के लिए, सेम मेहनत के लिए पैसे ज्यादा कौन कमाता है? पैसों के बारे में सोचना चाहिए। इम्पैक्ट, अगर लाइफ में आप पैसे देखने लगोगे ना, नए पैशंस फॉर्म होने लगेंगे। ये मैं मानता हूँ। ये भी कि अभी मुझे ये पता चला है यूट्यूब करने के बाद कि ठीक है, फेम अच्छा है, फेम एडिक्टिव भी है, बट फ्लीटिंग होता है। फेम आज आपकी लाइफ में, कल नहीं होगा, पर पैसे आपकी लाइफ में हमेशा हो सकते हैं। पहले कोई और बिजनेस करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, बिजनेस में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग में घुसना चाहिए, या 23 इयर्स की उम्र में ही घुस सकते हैं। देखिए मैंने भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी है, तो मैं भी जो भी मैं बोलूंगा वो एक हाइपोथेटिकल ही होगा। मेरे को भी रियल एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। आप करोगे लाइफ में? डेफिनेटली। अभी तो मैं एजुकेशन में हूँ और एजुकेशन में हम लोग ह्यूमन बींग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैं उस तरीके से सोचता हूँ। एंड जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं उनको मैं पुश करता हूँ कि तुम मैन्युफैक्चरिंग में ही जाओ। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, वो चिकन चिप्स बना रही है, चिप्स मेड आउट ऑफ चिकन। और उसका पॉइंट था कि यार इंडिया में 64% लोग नॉन वेजिटेरियन है, पर कोई भी रेडी टू ईट नॉन वेज स्नैकिंग ब्रांड है ही नहीं। गैप इन द मार्केट। So she's fixing that. Right. Wow. And so she's manufacturing that. So now we are seeing in our students also कि they are less focused on software products, more focused on real products that you can touch that require manufacturing, जो सिर्फ फैक्ट्री में बन सकते हैं। ये चेंज आ रहा है। और अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब ये चिकन चिप्स बनाना है उनको, तो पहले उन्होंने चिकन चिप्स के लिए फैक्ट्री नहीं खोल दी। पहले उन्होंने जो पहले 2-3 बंडल्स थे वो उन्होंने अपनी खुद की किचन में बनाए, उसको टेस्ट करवाया लोगों से फीडबैक ली कि वो टेस्ट कैसा था, बुरा था कि अच्छा था। फिर वापस किचन में गए, उस रेसिपी को इम्प्रूव किया। मतलब वो हर रोज शाम को आ जाते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर ये इज दिस टेस्ट बेटर, इज दिस टेस्ट बेटर, इज दिस टेस्ट बेटर। तो हम लोग इम्प्रूव करते रहते हैं। जब वो उस स्टेज पे आ जाते हैं कि उनका प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया, अभी तक पैसा नहीं लगा, अभी तक तो उन्होंने कुछ भी पैसा नहीं खर्च किया, बिकॉज सब किचन में हो रहा है, घर की किचन में। जब उनकी रेसिपी अच्छी हो गई, जब उनका ब्रांड का लोगो और एक आइडेंटिटी बन गई जो कि अच्छी है, देन हम इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। फिर हम इन्वेस्टर के पास जाएंगे, बड़ी कंपनीज, बड़े बैंक्स, बड़े वेंचर कैपिटल फर्म्स, और उनको बोलेंगे देखो मेरा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, पर इसको मास स्केल पे मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे को फैक्ट्री चाहिए। और यदि उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपकी पिच अच्छी लगी, आपके आइडियाज, थॉट्स, रोड मैप ठीक लगे, फिर वो आपको फंडिंग देगा। हाईएस्ट पेइंग जॉब वो कैसे क्रैक करी जाती है? हम लोग इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं कि यू हैव टू बिकम इररेसिस्टिबल टू द रिक्रूटर। मान लो कि मेरे को नेटफ्लिक्स में जॉब चाहिए, ठीक है, तो पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को नेटफ्लिक्स में जॉब चाहिए। काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि मेरे को कौन सी जॉब चाहिए, कौन सी कंपनीज में जॉब चाहिए। वो बोलते हैं मेरे को जॉब चाहिए फाइनेंस में। फाइनेंस में अपने आप में 10 चीजें हैं, फाइनेंस में हजारों कंपनीज हैं। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं पहले तो आप ये फिगर आउट करो कि टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं जिसमें तुम्हें जॉब चाहिए, जहां पे आपकी स्किल सेट की कदर होगी, जहां पे आप पैशनेट फील करोगे, जहां पे आपकी वाइब मैच होगी। तो ऐसे 5 कंपनीज को आइडेंटिफाई करो, 50 को नहीं, 10 को भी नहीं, 6 भी छोड़ दो, 5 को करो, और उन 5 में आप घुस जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चों को बोलते हैं कि लिंक्डइन पे जाके उन 5 कंपनियों के बारे में सब छान मारो, उनकी वेबसाइट्स पे जाके उनकी पूरी कहानी छान मारो, उनके सीईओज कौन है, उनके लीडरशिप कौन है, उनका एचआर मैनेजर कौन है, वो सब जान मारो। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स इन दोस कंपनीज। लिंक्डइन पे मैसेज करो, ट्विटर पे ट्वीट करो, उनकी यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करो, उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करो। शुरू में वो एक तरफा होगी, पर धीरे धीरे वो भी देखेंगे कि यार ये जो लड़का है या ये जो लड़की है ये काफी कंसिस्टेंट है, काफी परसिस्टेंट है, ये रियली फॉलो अप कर रहा है। लिंक्डइन पे जाके यदि उस कंपनी ने कुछ पोस्ट किया है उधर भी कमेंट करो। तो हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कंपनी के साथ रिलेशनशिप डेवलप करो। मैं एक इनपुट देना चाहूंगा यार। कॉलेज में हमें कहा जाता था कि अगर आपको बैक मिल गया, केटी मिल गया, अगर आप फेल हो गए एग्जाम में तो कोई आपको हायर नहीं करेगा। वो एक खौफ डाल देता है स्टूडेंट्स के दिल में कि यार बुरे मार्क्स मिले या मैं केपेबल नहीं हूँ, पर ये सच नहीं है। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपके केपेबिलिटी और आपकी वाइब देख रहे हैं, आपके पीपल स्किल्स देख रहे हैं। बहुत कम एम्प्लॉयर्स होते हैं जो आपके मार्क्स को देखते हैं, जेन्युइनली कम होते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी लर्निंग है जो कॉलेज स्टूडेंट्स को पता नहीं। बट देखिए क्या होता है कि जो कंपनी आपकी कॉलेज में रिक्रूट करने आई है ना, वो तो आपके मार्क्स देखेगी, क्योंकि दे आर कंपेयरिंग यू विद योर क्लासमेट्स, एंड उनके पास कोई डेटा है नहीं आपको कंपेयर करने का अदर देन द ग्रेड। तो इसलिए वो आपका मार्क्स देखेंगे और उसके बेसिस पे आपको हायर करेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाओ कि यार आप आइडेंटिफाई करो कौन सी 5 कंपनीज हैं और आप उनको रीच आउट करो, गूगल, आप उनको मैसेज करो, मेक देम फॉल इन लव विद यू। इफ यू लव देम डीपली, द कंपनी विल लव यू बैक। इफ यू गिव लव,
you will get love. एंड इन मोस्ट केसेस यहाँ हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, एटलीस्ट टू अ सर्टेन डिग्री. मतलब it helps because हायर एजुकेशन में जाके आप ईमेल कैसे लिखना है वो चीजें आपकी भी इंप्रूव होंगी, आपकी एक प्रोफेशनल पर्सोना आपका बनेगा. बट स्टिल आप रीच आउट करो उनको, रिलेशनशिप बनाओ. नंबर 3, एक सीवी होती है विच इज योर इंट्रोडक्शन टू द कंपनी. जनरली लोग एक गंदी सीवी बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी प्रोफेशनल लुकिंग सीवी बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी प्रोफेशनल लुकिंग सीवी बनाते हैं जो एक पेज पे बड़ी अच्छी तरीके से फॉर्मेटेड होती है, उसमें सब लिखा रहता है कॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, अवार्ड्स, ये सब. पर एक और चीज भी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक स्टूडेंट है, उसको नेटफ्लिक्स में जॉब चाहिए थी, उसने अपनी एक पूरी की पूरी सीवी क्रिएट करी इन द फॉर्म ऑफ अ नेटफ्लिक्स शो. मतलब जो एपिसोड 1 था वो उसका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस था, एपिसोड 2 उसका था कॉलेज का एक्सपीरियंस, एपिसोड 3 उसका कोई कंपटीशन जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था. उसने एक छोटी सी सीरीज बना दी नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स जैसी, ताकि वो अपने आप को नेटफ्लिक्स पे अपनी जॉब के लिए पिच कर सके. क्या नेटफ्लिक्स इस लड़की को इग्नोर कर सकता है? आप मुझे बताओ. नहीं कर सकता. तो ऐसे ही यदि आपको गूगल में जॉब चाहिए तो एक हमारे स्टूडेंट ने गूगल सर्च रिजल्ट के फॉर्म में ना की शेप में अपनी सीवी क्रिएट करी. हमारे एक स्टूडेंट को Amazon में जॉब चाहिए तो उसने एक Amazon प्रोडक्ट पेज होता है जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, प्रोडक्ट का प्राइस लिखा होता है, प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं, वैसे फॉर्म में अपनी एक सीवी बना दी. तो फिगर आउट करो कि यार पर आप ये 50 कंपनियों के लिए नहीं कर सकते, आप 5 के लिए कर सकते हो मैक्सिमम. खुद की क्रिएटिविटी को दिखाना. दिखाओ आप कंपनी को कि कितना कंपनी से प्यार करते हो. वो कंपनी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी. यू बिकम इरिजिस्टिबल टू द कंपनीज एंड दैट इज द हैक टू अ गुड जॉब. बिकॉज फिर जब आप आ जाओगे उस कंपनी में, वो कंपनी भी देखेगी आपका पैशन, आपकी कमिटमेंट, और वो आपको बाकियों से अलग देखेगी. क्या इंग्लिश स्पीकिंग एक बहुत जरूरी स्किल होती है? बिल्कुल भी नहीं. देखिए इट हेल्प्स बिकॉज काफी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है. जैसे मार्केटिंग में आपको करना है तो आपको इंग्लिश में हो सकता है कॉपी राइटिंग करनी पड़े, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में. हाउएवर काफी ऐसी जॉब्स हैं जहां पे इंग्लिश इज नॉट इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल एक सीईओ को ले लीजिए आप. मेरे ताऊजी हैं एक, वो एक काफी बड़ी कंपनी चलाते हैं, ठीक है जी. उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, शायद उनको इंग्लिश आती भी नहीं है. मैंने कभी बात ही नहीं करी उनसे इंग्लिश में. पर वो एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी चला रहे हैं अभी, क्योंकि उनके पीपल स्किल्स अच्छे हैं. क्योंकि उनके पीपल स्किल्स अच्छे हैं, उनका विजन अच्छा है, उनका ईक्यू अच्छा है, उनको पता है कि धंधा क्या होता है, उनको पता है कि क्या बनाना है. इंग्लिश नहीं है फिर भी ही इज अर्निंग अ लॉट, ही इज अ सक्सेसफुल मैन. उनको तो इंग्लिश की नहीं जरूरत पड़ी. और आज के दिन भी ऐसे आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे जिन्होंने फंड रेजिंग भी करी होगी, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है. तो बेसिक इंग्लिश स्किल्स आर हेल्पफुल बट नॉट सफिशिएंट आल्सो. तो इंग्लिश सीखना चाहिए यदि ऑप्शन है, पर यदि नहीं भी हमें आती तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ का दी एंड हो गया. आई थिंक आपको बस समझने की जरूरत होती है. अगर कोई और इंग्लिश में बात कर रहा है, बस आपको समझना है कि वो क्या कह रहे हैं, और फिर खुद का काम आप हिंदी में कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली एक बार पैसे कमा लिया लाइफ में, आप इंग्लिश स्किल को भी इंप्रूव कर सकते हो.